Hello and welcome back to Shaheen Group of Institutions. Welcome back to Shaheen Degree College YouTube channel. We are dealing with CUT exam preparation for UG undergraduate programs, and I'm dealing with history. We are in last chapter, and this is the fourth part of the fourth chapter of modern India. And in this chapter we will see an important heading, powers of the state. इस चैप्टर में हम लोग स्टेट यानी राज्य के शक्तियां कहाँ से आईं, क्या क्या चीज़ें हुई, और हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ज़रिए से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी जिसमें तमाम मेंबर्स शामिल थे, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू था जिस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए। उसमें सबसे अहम इशू जो था वो था राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके राइट्स क्या हैं और संविधान में इनकी क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। तो एक जवाहरलाल नेहरू जो थे ये एक स्ट्रांग सेंटर की डिमांड कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो होनी चाहिए वो काफ़ी पावरफुल होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और उन्होंने अपने लेटर में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को लिखा, उसमें ये लिखते हैं कि नाउ दैट पार्टीशन इज ए सेटल्ड फैक्ट, इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर ए वीक सेंट्रल अथॉरिटी। ये कहते हैं कि हमारे देश का बंटवारा तो होके रहेगा। जिस तरह से सिचुएशंस हो रही हैं, चूँकि 1946 से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, वहीं 1946 से ही अलग देश बनाने की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और ये क्लियर हो गया था कि अब देश का बंटवारा होकर ही रहेगा। तो ऐसे समय पर नेहरू जी कहते हैं कि पार्टीशन जो है ये तो होके रहेगी और हमारे देश के इंटरेस्ट में ये बहुत ही ख़तरनाक होगा कि हम एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी रखें। यानी अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रहेगा तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंश्योरिंग पीस। अगर स्ट्रांग सेंटर, अगर वीक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी तो ये शांति स्थापित नहीं कर पाएगी। ये जो अहम मामले हैं, आम मामले जो हैं, इस पर ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और पूरे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वो कभी बोल नहीं पाएंगे। तो अगर वीक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी को एडवोकेट किया। जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स बनाए गए, यानी किन किन मौजूआत पर, किन किन इश्यूज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किन किन इश्यूज़ पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाएंगी, और कौन से ऐसे इश्यूज़ होंगे जिस पर दोनों को अधिकार होगा कि कानून बनाए। तो इस तरीके से जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 3 लिस्ट बनाए गए, 3 लिस्ट, जिसमें एक था यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वाज कंकरेंट लिस्ट। तो जो फर्स्ट लिस्ट था जिसे यूनियन लिस्ट कहा गया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रखा गया। यानी अब ये जो इश्यूज हैं, ये जो मामले हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। वहीं जो दूसरी लिस्ट थी जिसे स्टेट लिस्ट का नाम दिया गया, इसमें सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया कि इन इश्यूज पर, इन टॉपिक्स पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। इसके अलावा जो थर्ड लिस्ट थी, यहाँ पर सेंटर और स्टेट जो हैं इन दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यानी जैसे एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन के जो कानून हैं, एजुकेशन के जो स्कीम्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तय करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी तय करती हैं। तो इस तरीके से दोनों का स्फेयर जो है वो वाज़ेह किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। लेकिन बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जिसको एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल में रखा गया, ना कि उसको फेडरेशन में रखा गया। यानी राज्यों को ना देकर उसे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में रखा गया। और बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज थे जिसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है। यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज। जो हमारे देश का मिनरल रिसोर्सेज है, जो हमारे देश की मादनियात हैं, जो हमारे देश की नेचुरल इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि खास जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब के सब यूनियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले रखा था। इसके अलावा आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, जिसमें सेंटर को ये पावर दी गई
कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर की रिकमेंडेशन पर टेक ओवर कर सकता है। यानी अगर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पर ये लिखता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो अभी स्टेट मशीनरी है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ओवरटेक कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी दिया फॉर द फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि पैसों का लेन देन, जो फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो मनी का ट्रांसफर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएंगे, ये तमाम चीजें संविधान में मेंशन की गई। इसी तरीके से कुछ टैक्सेस के बारे में कहा गया, जैसे कस्टम ड्यूटीज हैं, कंपनी टैक्सेस हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। इसके अलावा जैसे इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज हैं, इसको स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर किया गया। और बहुत सारे ऐसे भी जैसे स्टेट ड्यूटीज हैं, इसको कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो जो स्टेट्स थे, जो राज्य थे, ये अलग अलग तरीके के कुछ खास तरीके के टैक्सेस लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं, ठीक है। जैसे लैंड पर टैक्स लगा दें, या प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, या कोई भी जो बॉटल्ड लीकर होता है, जो शराब बंद शीशी में शराब होती है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल टैक्स लगाते हैं, और ये तमाम का तमाम टैक्स कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इश्यूज़ को स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड किया गया। अब एक स्टेटमेंट है के सनथम का, के संथानम जो है, इन्होंने स्टेट्स के राइट्स को डिफेंड किया। इनका जो मेन रीजन था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे आर लाइकली टू ब्रेक, they are going to be more powerful and the center is likely to break. तो इसमें राइट्स ऑफ द स्टेट्स आर मोस्ट एलोक्वेंटली डिफेंडेड बाय द के संथानम फ्रॉम मद्रास। के संथानम जो है ये मद्रास से थे, और इन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिवली स्टेट्स के जो राइट्स हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश किया गया। A reallocation of powers was necessary हैफल to strengthen not only the states but also the center। इन्होंने कहा कि पावर्स का, शक्तियों का रीलोकेशन, यानी सेंटर से स्टेट में आने की जरूरत है। इससे ना सिर्फ ये कि स्टेट्स मजबूत होंगे, बल्कि सेंटर गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र सरकार है, वो भी मजबूत होगी। देयर इज ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन दैट बाय एडिंग ऑल काइंड्स ऑफ पावर्स टू द सेंटर वाज कैन मेक इट स्ट्रांग। यानी कि ये एक तरीके से गलतफहमी होगी कि तमाम तरह की पावर आप सेंटर में रख दें और आप इसको सोचें कि ये स्ट्रांग है। दिस वॉज ए मिसकंसेप्शन, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और संथानम ने कहा कि अगर सेंटर जो है खुद को ओवरबर्डन कर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, स्टेट्स को पावर नहीं देगा, तो सारी पावर जब अपने अंदर रखेगा तो क्या होगा, ओवरबर्डन होगा। और जब ओवरबर्डन होगा तो ये अच्छे तरीके से इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुछ फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीव करे, छोड़ दे, और उसे स्टेट्स को ट्रांसफर कर दे, तो सेंटर जो है इस तरीके से और मजबूत बनता चला जाएगा। यानी मजबूत बनने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, रीलोकेट करना भी ज़रूरी होता है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये के संथानम का है। के संथानम कहते हैं कि फॉर द स्टेट्स, फिर जो अलोकेशन ऑफ पावर्स हैं ये स्टेट्स को अगर मिल रही हैं, तो इससे जो है जो प्रपोज्ड एलोकेशन था, यानी जो संविधान में प्रपोज किया गया था, ये कहीं ना कहीं स्टेट को क्रिपल कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। इसी तरीके से जो फिजिकल प्रोविजंस थे, जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप थे सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इससे जो क्या है कि वुड इम्पोवरिश द प्रोविंसेस सिंस मोस्ट एक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू हैड बीन मेड द प्रिजर्व ऑफ द सेंटर। यानी कि इससे क्या होगा, प्रोविंसेस जो हैं ये इम्पोवरिश होंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्सेस हैं वो तमाम के तमाम सेंटर के हाथों में है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है पेश कर रहे थे के संथानम अपनी स्पीच में। अब एक सवाल पैदा होता है कि विदाउट फाइनेंसेस हाउ कुड द स्टेट्स अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में बजट ही नहीं रहेगा, फिनांस नहीं रहेगा, तो ये लोग कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? तो इस पर आप डिबेट देखिए। संथानम क्या बोलते? आई डू नॉट वॉन्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द यूनिट हैज टू कम टू द सेंटर एंड से आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल, आई कैन नॉट गिव सैनिटेशन, गिव मी
a dole for the improvement of roads and industries. Let us rather wipe out the federal system and let us have unitary system. के संथानम कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि एक ऐसा संविधान बने जिसमें जो यूनिट है, यानी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये सेंटर के पास आए और उससे कहे कि मैं अपने लोगों को पढ़ा नहीं सकता, आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल, मैं अपने लोगों को पढ़ा नहीं सकता, मैं अपने लोगों को साफ सफाई सैनिटेशन नहीं दे सकता, गिव मी ए डोल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, मुझे पैसे दो, मुझे कुछ खैरात में दो ताकि मैं अपने रोड्स को इंप्रूव कर सकूं, इंडस्ट्रीज को इंप्रूव कर सकूं। तो आइए इसको हम फेडरल सिस्टम को खत्म करते हैं और यूनिटी सिस्टम को ही हम स्टेब्लिश कर देते हैं। अगर आप इस तरीके से रखेंगे कि यूनिट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स आके सेंटर से भीख मांगे, हाथ फैलाए, इससे अच्छा है कि आप स्टेट या फेडरल सिस्टम को खत्म ही कर दो और यूनिटरी सिस्टम को लागू कर दो। सनातन संथानम जो है, इन्होंने एक डार्क फ्यूचर प्रेडिक्ट किया और कहा कि जो प्रपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इसको जो है बिना किसी स्क्रूटनी के अडॉप्ट किया गया है। और कुछ ही सालों में उन्होंने कहा कि जो तमाम ये प्रोविंसेस हैं ये सेंटर के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे और फिर क्या होगा कि आपस में जो प्रोविंसेस हैं इसमें सेम फियर दौड़ने लगेगा। दे फॉट हार्ड फॉर फ्यूअर आइटम्स टू बी पुट ऑन दी कंकरेंट एंड यूनियन लिस्ट। तो लोगों ने कोशिश किया बहुत सारे इश्यूज को कि इसको कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में शामिल किया जाए। A member from Odisha warned that the center is likely to break since powers had been excessively centralized under the constitution. ओडिशा के एक मेंबर ने ये प्रोडिक्शन किया, ये आगाह किया लोगों को कि जो सेंटर है ये एक दिन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया है, यानी सारी पावर, सारी क्षमता, सारी जो मशीनरी है वो तमाम के तमाम सेंटर के हाथों में दे दिया है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा ये जो सेंटर है ये ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें व्हाट वी वांट टुडे, हम आज क्या चाहते हैं? व्हाट वी वांट टुडे इज ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। देखो हमें जरूरत आज किस चीज की है? आज हमें जरूरत किस चीज की है? कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। क्या हो? एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। द आर्ग्यूमेंट फॉर ग्रेडेड पावर टू द प्रोविंसेस प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन द असेंबली। अब देखो एक चीज समझने की है कि जो ये प्रोविंसेस थे, अलग अलग प्रदेश थे, इनके जो पावर्स थे, इनके आर्ग्यूमेंट्स जो है ये असेंबली में होने शुरू हुए और जरूरत इस बात की थी, द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बीन अंडरलाइंड ऑन न्यूमरस ओकेजन्स सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिगन इट्स सेशन। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने सेशन शुरू करती है तभी से बहुत सारे मौकों पर यह कहा जा चुका था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि अभी न्यूली क्रिएटेड जो नई कंट्री बनी है पाकिस्तान, इससे हमारे देश को खतरा है। इंटरनेशनल लेवल पर एक नए देश को रिप्रेजेंट करना है। वी द इंडियंस आर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो हम एक नई कंट्री हैं, दुनिया के सामने एक नए देश हैं, तो हमें पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमारा सेंटर ही वीक रहेगा तो हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। अंबेडकर ने डिक्लेयर किया कि वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर हो, मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। वो कहते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें जितना स्ट्रॉन्ग सेंटर था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें बनाने की जरूरत है। और उन्होंने जो राइट्स और वायलेंस हुए थे, जिसने हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया था, उसको याद दिलाने की कोशिश किया और कहा कि पावर्स ऑफ सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथेन्ड टू इनेबल इट टू स्टॉप द कम्युनल फ्रेंजी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के कम्युनल वायलेंस को, इस तरीके के राइट्स को आगे चल के रोकना है तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत होगी ताकि इस तरीके के कम्युनल क्लैशेस को रोका जा सके। इसी तरीके से गोपाला स्वामी अयंगर हैं, इन्होंने भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि जो डिमांड्स थी कि प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दिया जाए, इस पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। यानी सेंटर को जितना हो सके उतना मजबूत, उतना पावरफुल होने की जरूरत है। यूपी के यूनाइटेड प्रोविंस के एक मेंबर थे बाला कृष्णा शर्मा, इन्होंने कहा कि ओनली ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड फ्लॉन फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री।
यानी देश की अगर भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश के लोग सुखी रहें, वेल बींग रहे, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा तो दे विल बी एबल टू मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इस्टेब्लिश ए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। यानी कि अगर हम अपने देश के लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना चाहते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या हम अपने कंट्री को विदेशी आक्रमण से बचाना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सेंटर रखने की ज़रूरत है। अब पार्टीशन से पहले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे रखी थी, यानी वो मनमानी तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज में वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते थे, तो दिस इज नोन एज ऑटोनॉमी। और ये जो कोशिशें थी मुस्लिम लीग की प्रोविंसेस में, तो दिस हैड बीन पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू एश्योर द मुस्लिम लीग दैट विद इन द प्रोविंस वेयर द मुस्लिम लीग केम टू पावर द सेंटर वुड नॉट इंटरफेयर। ये ऑटोनॉमी इस वजह से थी क्योंकि मुस्लिम लीग को खतरा था कि कहीं ना कहीं सेंटर हमारे मामलों में इंटरफेयर करेगी। तो ऐसे प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम लीग पावर में आई थी वहां पर सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी, इसके लिए उन्हें ऑटोनॉमी दी गई थी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो जो ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर्स थे इन्होंने इस पोजीशन को चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो प्रेशर था मुस्लिम लीग का वो अब नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रेशर पहले था, जो मुस्लिम लीग का डर था कि मुस्लिम लीग के लोग मानेंगे कि हमें अच्छे तरीके से काम नहीं करने जा रहा है और इंटरफेयर किया जा रहा है, तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो एक तरीके से पहले से ही यूनिटरी सिस्टम था और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखा था, तो इस वक्त जो वायलेंस हुए उसने देश को और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाया, और इस तरीके से जो देश की सिचुएशन थी, जो काओस था और जो प्लान कर रहे थे लोग कि देश की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डिस्टिंक्ट बायस दिखाता है टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ओवर दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यानी कि जो हमारा संविधान है इसमें यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं। एक तरीके से आप बायसनेस देखेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया को ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा प्रीफरेंस देके स्टेट्स को कहीं ना कहीं साइड लाइन करने की इसमें आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे देश को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, हमारे देश को और मजबूत बनाया जा सके, फॉरेन इन्वेजन से देश को डिफेंड किया जा सके, फॉरेन प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने देश को रिप्रेजेंट किया जा सके, इंटरनल क्लैशेस को, रॉइड्स को रोका जा सके। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत थी जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने समझकर, जानकर और उसको बनाने की कोशिश किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।